हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPHCL बिहार विद्युत विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जितने भी छात्र फॉर्म भरे हुए हैं या भर रहे हैं और वे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारे चैनल से इसका लाभ अधिक से अधिक उठा सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं सेट नंबर 10। तो 10वां दिन है, आज 10वां सेट बनाएंगे और कंप्यूटर और टेक्निकल ग्रुप का बनाएंगे। तो आइए हम लोग कंप्यूटर से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज ये पहला क्वेश्चन है क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल प्लस यू हो जाएगा। नेक्स्ट है MS एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी की दबाने और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों टोटल 30 सेल सिलेक्ट किए जाएंगे। आगे है MS वर्ड से संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। तो MS वर्ड से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन असत्य है। डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते हैं, तो ये आपका असत्य है। हेडर और फुटर दोनों होते हैं। MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है। तो डिफ़ॉल्ट नाम क्या है दोस्तों इसका, शीट 1 ही इसका डिफ़ॉल्ट नाम रहता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए उन्होंने किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे होता है दोस्तों कंट्रोल प्लस इंड। W3C का पूर्ण रूप क्या है। W3C का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा। निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम 1 होगा। निम्नलिखित है .docs फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था। तो ये MS वर्ड 2007 में। निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य। तो इसमें से देखिए, पहला MS वर्ड में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइनों के साथ रेखांकित किया जा सकता है। दूसरा है MS वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है। तो क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा दोनों कथन ही सत्य है। आगे है ईमेल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो ईमेल के बारे में आपका ईमेल में अटैच के रूप में भी PDF और ZIP फाइलें दोनों एक साथ नहीं भेजे जा सकते हैं। ये सत्य है। ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है। तो यही हमारा आंसर है, खाली नहीं रह सकती है। अब आइए हमारा टेक्निकल ग्रुप का क्वेश्चन आ गया है। टेक्निकल ग्रुप का पहला क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के सामने रखते हैं। कह रहा है कि वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ कि तार बिना किसी क्षति के डैश को झेलेगा। किसको झेलेगा, दी गई वोल्टेज को झेलेगा। किसके बिना, तार बिना किसी क्षति के दी गई वोल्टेज को झेलेगा, यानी कि जितना वोल्टेज दिया गया उसको झेलेगा भी और कोई क्षति भी नहीं होगा। अर्धचालक पदार्थ में असूलिया जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अर्धचालक पदार्थ में असूलिया जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पे दोस्तों, आपका डोपिंग कहते हैं। अच्छा, हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, फिर देख लेंगे। भूमिगत भू संक्रमण में संक्रमण की क्षमता क्या होती है। भू में भू संक्रमण क्षमता क्या होती है। यदि मिट्टी सूखी हो और लवणीय है तो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है जर्मेनियम को निम्नलिखित में से किससे मिलकर N प्रकार का अर्धचालक बनाया जा सकता है। तो जर्मेनियम को फास्फोरस मिला करके बनाया जा सकता है। डायोड का अग्रदिश प्रतिरोध क्या है। तो डायोड का अग्रदिश प्रतिरोध कम। आगे है एन टाइप अर्धचालक को तैयार करने के लिए डोपिंग हेतु प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो क्या है दोस्तों, अर्धसैनिक है।
PN एक जंक्शन अर्धचालक डायोड किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये रेक्टिफायर के लिए प्रयुक्त होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन के संयोजी बंधन में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डैश AC को DC में परिवर्तित करता है और इसके मुख्य प्रकार हैं। तो क्या रेक्टिफायर 2 जो है AC को DC में परिवर्तित करता है और इसके मुख्य प्रकार 2 हैं। आगे कह रहा है कि ज्या तरंग आवृत्ति की AC को रेक्टिफायर करने के एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आउटपुट में उपलब्ध प्लेसेटिंग DC प्लस आवृत्ति होगी। क्या होगी? तो दोस्तों क्या होगी यहाँ पे आपका? तो स्रोत आवृत्ति के दुगुने के बराबर स्रोत जो है आवृत्ति के दुगुने के बराबर हो जाएगी। PNP ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होता है। PNP ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होता है उत्सर्जक में के आधार की तरफ। दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? तो दिया गया चित्र NPN ट्रांजिस्टर को दर्शाता है। NPN ट्रांजिस्टर को दर्शाता है। आगे कह रहा है इनमें से कौन सा कथन शक्ति ट्रांजिस्टर के बारे में गलत है? तो 3 नंबर, इसकी संरचना सामान्य ट्रांजिस्टर के समान होती है, यही गलत है। एक विद्युत ऊर्जा होता है, एक विद्युत ट्रांजिस्टर होता है। एक विद्युत ट्रांजिस्टर क्या होता है? त्रिस्तरीय द्विसंधि युक्त उपकरण। आगे है एक ट्रांजिस्टर का फाई बीटा बराबर 200 है। यदि संग्राहक का धारा 15 mA है तो बेस धारा क्या हो जाएगी? तो 15 बटा हमको लगता है कि 200 हो जाएगी। तो कटाएंगे तो 0.75 हमारा आंसर हो जाएगा 0.75। आगे है जिस प्रवर्धक में निवेशित संकेत आपूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाता है? तो वह लीनियर एम्पलीफायर कहलाता है। श्रेणी B प्रवर्धक की दक्षता क्या होती है? श्रेणी B प्रवर्धक की दक्षता 50 से 60% होती है। एक एकीकृत परिपथ में IC चिप संयोजन अगरों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तो ये सिलिकॉन के बने होते हैं। आगे है ब्रेन ब्रिज दोलित में प्रयुक्त पुनर्निवेश होता है। क्या पुनर्निवेश होता है? तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। आगे है दोलनी जारी रखते हुए बर्कहासन नामक वैज्ञानिक द्वारा स्थापित नियम क्या है? तो स्थापित नियम है 4 नंबर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी पोषित परिपथ की अपेक्षा समानांतर होर्टले दोलित परिपथ को वरीयता प्रदान करने का कारण क्या है? वरीयता प्रदान करने का कारण क्या है? तो दोस्तों उच्च आवृत्ति स्थिरता। पोल शिफ्ट RC दोलित में पुनः निर्दिष्ट वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। तो क्या होगा इसका? 3 प्रतिरोधकों एवं एक संधारित्र से। आगे है मल्टी वाइब्रेटर दोलित परिपथ का प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? कंप्यूटर में। विद्युत दोलित ऊर्जा का रूपांतरण स्विच के रूप में कार्य करता है जो प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को डैश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका करता है। कौन करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा करता है। अधिक वोल्टता पतन कराने वाली युक्ति क्या है? UJT है। निम्न में से किसे मापने हेतु रैखिक परिवर्ती विभेदक ट्रांसफार्मर एक युक्ति है? किसे मापने हेतु? विस्थापन को मापने हेतु। नेक्स्ट है PCM का अर्थ क्या है? PCM का पल्स कोड मॉड्यूलेशन। निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सा? DRAM 68 के 3 EEPROM क्या होता है? PROM होता है। आगे है यदि सिलिकॉन डायोड युक्त वायस धनात्मक समानांतर डायोड क्लिपर पथ में वायरस वोल्टेज EB का मान 0 हो तो वोल्टेज आउट का मान क्या होगा? तो वोल्टेज आउट का मान आपका हो जाएगा 0 + 0.7 वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है?
कौन सी ट्रांसफार्मर जो है स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है। फी पर प्रचालित होता है। फी पर क्या प्रचालित होता है? केवल मुख्य वाहक प्रचालित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर 20 के बराबर है? 20 के बराबर है। तो देखेंगे यहाँ 20 के बराबर हमारा क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे 20 है, तो 20 को हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा। फिर यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 0 होगा। फिर यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। फिर यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 1 होगा, 0 होगा। यानी कि नीचे से जाएंगे तो 1 0 1 डबल 0, 1 0 1 1 0 1 डबल 0, यानी कि हमारा 73 2 का 3 हो जाएगा। एंड गेट होता है। एक एंड गेट क्या होता है? एक एंड गेट क्या होता है? तो एंड गेट आपका क्या होता है? एंड गेट संयोजन सर्किट होता है। संयोजन सर्किट होता है। आगे लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो अंकगणितीय और लॉजिक फंक्शन करता है। आगे भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि की ऊंचाई दी गई है? तो नियम 85 में। नेक्स्ट है, किसी संस्थान में लगा हुआ अपमार्जक यंत्र किस प्रकार का यंत्र है? किस प्रकार का? समाकलन है। किसी धारावाही विद्युत तार से चिपक गए किसी व्यक्ति को तार से अलग करने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो सूखी लकड़ी के डंडे से उसको हम लोग हटाएंगे। सूखी लकड़ी के डंडे से हटाएं। यदि विद्युत आवेशित 2 वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रभावित नहीं होगा यदि दोनों तार की धारिता समान हो। यदि दोनों तार की धारिता समान हो तो ये नहीं होगा। बैटन फायरिंग में 90 मीटर बैटन चौड़ाई के सीधे जोड़ के लिए ओवरलैपिंग भाग की लंबाई का प्रयोग करेंगे। कितना लंबाई का प्रयोग करेंगे? तो 12 mm करेंगे। आगे धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहाँ दीवार उभरी रहती है वहाँ केबल को लगाने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों धात्विक लचीला नलिका का प्रयोग करते हैं। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित का होना चाहिए। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित का क्या होना चाहिए? तो फ्यूज तार के लिए आपका निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। आगे डीसी मशीन की दक्षता अधिक होती है। डीसी मशीन की दक्षता अधिक क्यों होती है? क्योंकि इसमें हानियाँ कम होती हैं, हानियाँ निम्न होती हैं। एक जनरेटर को मोटर द्वारा चलाया जा रहा है और यह 300 वोल्ट पर इतना एम्पीयर लेता है तो इसकी दक्षता 75% हो। तब मोटर की अश्व शक्ति क्या होगी? तो मोटर की अश्व शक्ति हो जाएगी दोस्तों अश्व शक्ति मोटर की हो जाएगी 7.5 हो जाएगी, बना लीजिएगा। डिस्कधारी जनरेटर में कुंडली दूरी को पोल पिच के बराबर करने के लिए कुंडली का पिछला पिच किसके बराबर होना चाहिए? तो ये प्रति पोल क्रम विनिमायक के बराबर होना चाहिए। आगे है, ऑटोमोबाइल की बैटरी को आवेशित करने के लिए कौन सा जनरेटर उपयोगी है? तो ऑटोमोबाइल के लिए शंट जनरेटर जो है उपयोगी है। एक डीसी जनरेटर की वेव वाइंडिंग में 8 पोल 4 चालक 600 आरपीएम की गति घूमकर 5 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है तो प्रेरित ईएमएफ होगा। प्रेरित ईएमएफ क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 80 वोल्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा? तो यहाँ पे देखिए ये 0.5 गुना 4 गुना 8 गुना 600 अब बाटा में 120 कीजिएगा, कटाइएगा, आ जाएगा। आगे है, जिस विधि से डीसी जनरेटर में विभवांतर बल प्रेरित होता है वह विधि कहलाता है। वह विधि क्या कहलाता है? तो वह विधि जो है गतिज कहलाता है। नेक्स्ट है, आर्मेचर प्रक्रिया किसके द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव है? चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। आर्मेचर प्रक्रिया किसके द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है? तो ये आर्मेचर करंट के द्वारा। डीसी जनरेटर द्वारा जनित ईएमएफ निर्भर करता है किस पर? ईएमएफ निर्भर करता है फ्लक्स और गति दोनों पर।
प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जाते करंट द्वारा बना फ्लक्स डैश में ईएमएफ प्रेरित करता है। किसमें? प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग में ईएमएफ प्रेरित करता है। आगे है संयुक्त पद डीसी मोटर। संयुक्त पद डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित को आपस में बदलकर प्रभावी ढंग से विपरीत की जा सकती है। इसके द्वारा की जा सकती है तो आर्मेचर कनेक्शन के द्वारा। नो लोड पर डीसी मोटर की चाल डैश होती है। नो लोड पर डीसी मोटर की चाल क्या होती है? तो अनंत होती है। नो लोड पर अनंत होती है। करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में न आ रहा है तो सेकेंडरी होना चाहिए। तो सेकेंडरी क्या होना चाहिए? तो लघु परिपथ होना चाहिए। एक ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग क्या है? एक ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना। परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना। आगे है उच्चतर यहाँ देखिए, उच्चतर वोल्टेज के निम्नतर वोल्टेज या विपरीत एसी को रूपांतरित करने वाली उपकरण क्या कहलाती है? तो ये ट्रांसफार्मर कहलाती है। आगे ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि निम्न में से होती है। भंवर धारा हानि ट्रांसफार्मर में कोर में होती है। खुला परिपथ ट्रांसफार्मर का वाट मीटर पाठ्यांक 1600 वाट है। तो पूर्ण भार धारा का पर लघु पथ परीक्षण में 1600 वाट है। तो अर्ध भार का लौह हानि क्या होगा? तो लौह हानि क्या होगा? तो आपका 2 होगा, 900 वाट होगा। नेक्स्ट है एक 2000/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडलन में 66 फेरे हैं। तो प्राथमिक कुंडलन में फेरों की संख्या क्या? प्राथमिक कुंडलन में फेरों की संख्या 660 होगी। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का रूपांतरण अनुपात 3:2 है। यदि प्राइमरी वोल्टेज 330 वोल्ट हो तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा? तो सेकेंडरी वोल्टेज हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। सेकेंडरी वोल्टेज 45 हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 1000, 3000 है। यदि मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट एसी प्रयुक्त की जाती हो तो द्वितीय कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर होगा कितना? आपका 0.08 वोल्टेज। और इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो ख़त्म हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा बनाए गए डाले गए सेट का आनंद लें। चलिए।